नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिलेक्शन इंडिया पर। आप हैं मेरे साथ शानदार क्लास के साथ और मैं हूं क्रांतिकारी गोविंद। आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही शानदार क्लास। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो क्लास है इसमें भेड़ पालन देख रहे होंगे, झींगा पालन देख रहे होंगे। देखो, उनके लिए भेड़ भी देख रहे होंगे, मेरिनो भेड़ जो स्पेन में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा ऊन देती है। उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे मत्स्य पालन को, मत्स्य पालन का तरीका देख रहे होंगे आप, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं दोस्तों गाय पालन। गाय पालन के साथ साथ आप कुक्कुट पालन भी देखेंगे। तो कोई यहाँ बकरी पालन देख रहे हैं, यहाँ आप कुक्कुट पालन भी देख रहे हैं। कुक्कुट मीन्स मुर्गा पालन देख रहे हैं, चूजे पालन देख रहे हैं मुर्गा के, ठीक है ना। तो इस क्लास में चलते हैं अपने शानदार टॉपिक के साथ। हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों गाय पालन। ये आपके एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई नस्लें पूछ ली जाती हैं। ये किस गाय की नस्ल है, भारत दुग्ध में कहाँ पर है, दूसरे स्थान पर कौन है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो यहाँ आपसे पूछ लेगा साहिवाल, लाल सिंधी, ये जो गाय की नस्ल है, पहले तो ये पूछेगा कि ये किसकी नस्ल है, तो आपको बतानी है गाय की नस्ल है और ये पंजाब की नस्ल है। फिर आपसे पूछेगा द्विकाजी नस्ल कहाँ की है, तो ये हरियाणा की है। द्विकाजी नस्ल कहाँ की है, हरियाणा की है। पूछेगा विश्व में भारत में पशुओं की जो परसेंटेज है वो कितनी है, तो 1/4 मीन्स 25% विश्व में भारत में पशु पाए जाते हैं। उसके साथ अगर मानक की बात करूं मैं दुग्ध में, तो भारत में जो प्रति व्यक्ति दुग्ध का जो उपलब्धता है वो 280 ग्राम प्रति व्यक्ति है, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 154 ग्राम। मीन्स हमारे औसत मानक से भारत में दुग्ध उत्पादक की क्षमता जो है वो कम है। दुग्ध उत्पादन में सबसे टॉप पर भारत है। जो ऑपरेशन फ्लड आया था उसका परिणाम है कि भारत दुग्ध में आत्मनिर्भर हुआ था। दूसरे स्थान पर अमेरिका है। एक नस्ल है दोस्तों गरनसी नस्ल, ये एक द्वीप पड़ता है फ्रांस में, गरनसी, वहां पे गरनसी गाय की नस्ल पाई जाती है और ये विदेशी नस्ल है। ये मूल निवासी कहाँ की है, फ्रांस की है, और ये माना जाता है कि ये गाय 40 से 50 लीटर प्रतिदिन क्या देती है, दूध देती है। और इसमें जो फैट की मात्रा है दोस्तों वो 4% फैट की मात्रा है। साथ ही अगर मैं यूपी की बात करूं साथियों, तो यूपी में जो गाय की सर्वाधिक नस्ल पाई जाती है वो जर्सी और खैरीगढ़ पाई जाती हैं। इसके साथ साथ मंगातिरी और अमृतमाई भी यूपी में नस्ल पाई जाती है। मैं गाय और भैंस के रोगों की बात करूं तो रेबीज, स्वाइन फीवर, टीबी, ब्रुसोलोसिस और प्लोरम, ये रोग पाए जाते हैं गाय और भैंस में। साथ ही साथ एक रोग है दोस्तों रिंडर पेस्ट, ये अब यूपी में पशुओं से और गाय भैंस से खत्म हो चुका है। खुरपका की बात करूं तो खुरपका और मुंहपका के लिए टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी के साथ नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एक दुग्ध विकास परियोजना। ये कुछ दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजनाएं चलाई गई हैं। 100% केंद्र प्रायोजित योजनाएं आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, उद्देश्य पूछा जाएगा। तो बताना है आपको कि जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं उनमें दुग्ध के उत्पादन को बढ़ावा देना, उपार्जन करना, विपणन मीन्स व्यापार को बढ़ावा देना, साथ साथ रोजगार का सृजन करना, क्रिएशन करना। और आपको पूछे ये योजना कब लागू हुई, तो आप बताओगे वर्ष 93-94 में ये योजना क्या हुई थी, लागू हुई थी। इसके साथ नेक्स्ट है महिला डेयरी फार्म। तो महिला डेयरी फार्म की बात करते हैं तो जो 1996-97 में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य है ग्रामीण स्तर पर गठित समितियां, रोजगार की अभिरुचि जगाना। इसका उद्देश्य था कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा दुग्ध क्षेत्र में रोजगार की अभिरुचि जगाई जाए। लगभग 1200 महिलाएं सहकारी दुग्ध उत्पादन समिति का क्या कर चुकी हैं अब तक, गठन। मतलब 1200 समितियां, महिला सहकारी दुग्ध उत्पादन समितियों का क्या हो चुका है, गठन हो चुका है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गोकुल पुरस्कार मिशन। ये दोस्तों सहकारी क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन के बीच जो उत्पादक होते हैं उनमें कंपटीशन कराना है इसका मतलब। और सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन पर राज्य द्वारा क्या किया जाता है, प्रोत्साहित मीन्स पुरस्कारित किया जाता है। कामधेनु डेयरी योजना, इसमें भी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। और ऐसी सफल डेयरी इकाइयां जो काफी विकसित हैं उनको बैंक 5 वर्ष के लिए 12% की दर पर क्या देती है, ऋण देती है। साथ ही प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की बात करें तो इसका गठन 1962 में हुआ था। नोएडा स्थित दुग्धशाला जो है वो इसी के अंतर्गत आती है और जिससे दिल्ली में क्या होता है, दुग्ध की सप्लाई होती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दोस्तों कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन मैंने आपको दिखाया भी था। कुक्कुट पालन आप दोबारा से देख सकते हो। देखो ये है कुक्कुट पालन, ये कड़कनाथ मुर्गा पालन। इनका उद्देश्य है अंडे देना, चूजे तैयार करना, साथ साथ मांस के लिए कुक्कुट पालन किया जाता है। आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए ये कुक्कुट पालन किया जाता है।
और अगर मैं कुक्कुट पालन की बात करूं दोस्तों, तो यूपी सरकार द्वारा इसे कृषि का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है, कृषि के अंतर्गत आता है। और इसके लिए वर्ष 2013 में नीति भी बनाई गई थी, कुक्कुट नीति। इसका उद्देश्य था कि प्रतिदिन 1 करोड़ अंडों का उत्पादन करना और प्रतिदिन और प्रति वर्ष में 10 करोड़ चूजे तैयार करना। साथ ही साथ में मत्स्य पालन की बात करूं तो ध्यान रखना, मत्स्य विभाग की स्थापना मत्स्य पालन के तहत 1966 में की गई थी। 1966 में उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम की स्थापना की गई थी। साथ साथ छठी और सातवीं जो योजना है उसमें यूपी मत्स्य जीवी सहकारी संघ लिमिटेड की भी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। चाहो तो दोस्त आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और जून 2015 में मत्स्य को कृषि का क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था। ठीक है ना। मत्स्य नीति 2006 में तैयार की गई थी। मछुआ दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 1985-86 में, जिसमें जो अपंग हो जाता है दुर्घटना के दौरान मछुआरा, उसे 50,000 रुपए का बीमा, और मर जाता है तो उसे 1 लाख रुपए की बीमा देने की क्या की गई थी, बात की गई थी। वहीं मैं बात करूं तो मैन वेलफेयर फंड या कह सकते हो नेशनल फिशर के तहत मैन वेलफेयर फंड बनाया गया था, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों 50-50% देंगे, और ये केंद्र द्वारा बनाया गया था। ध्यान रखना, इसके लिए आवास निर्माण के लिए 50-50% जो सहयोग होगा मछुआरों के लिए वो केंद्र और राज्य मिलकर के करेंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट है मत्स्य के लिए ही, मत्स्य पालन में भारत का दूसरा स्थान है, क्योंकि इससे पहले फर्स्ट स्थान पर कौन आता है दोस्तों, चीन आता है। अगर मैं भारत का सर्वाधिक स्वादिष्ट मछली की बात करूं तो ये रोहू है। रोहू मछली का जो स्वाद होता है दोस्तों वो काफी टेस्टफुल होता है, सबसे ज्यादा स्वाद होता है। सर्वाधिक उत्पादित मछली की बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन कतला मछली, कौन सी मछली, कतला मछली का उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक निर्यात झींगा मछली का किया जाता है। सर्वाधिक मछली उत्पादित राज्य पश्चिमी बंगाल है, और अंतर्देशीय क्षेत्र में अगर मछली का उत्पादन करता है तो वो आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा करता है। ठीक है ना। अंतर्देशीय मतलब 12 नॉटिकल मील, ठीक है ना, उसके बीच में। और समुद्रीय मछली के सर्वाधिक उत्पादन की बात करूं तो समुद्र से सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात करता है। मत्स्य पालन के लिए तालाब की गहराई की अगर आप बात पूछें तो लगभग 1 मीटर पानी होना चाहिए। इस पानी में मछली का आप क्या कर सकते हो, उत्पादन कर सकते हो। इसके साथ ही नेक्स्ट है भेड़ पालन। तो भेड़ पालन की कुछ नस्लें हैं भेड़ की, पूछ लेगा। बकरवाल भेड़ जम्मू एंड कश्मीर की है। गुरेज भेड़ ये भी जम्मू एंड कश्मीर की है। लोही भेड़ ये हरियाणा की है। अगर मैं लोही भेड़ की बात करूं तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली ये भेड़ है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली। जालौनी नस्ल ये उत्तर प्रदेश के ही बुंदेलखंड की है। वहीं में अगर बीकानेरी की बात करूं तो ये राजस्थान की है। अगर मैं मारवाड़ी या बारवाड़ी की बात करूं तो ये भी राजस्थान की है। सबसे ज्यादा भेड़ की बात करें तो राजस्थान में पाली जाती है सबसे ज्यादा भेड़, और सबसे ज्यादा ऊन देने वाली भेड़ मेरिनो भेड़ है। और नेल्लोर नस्ल की भेड़ महाराष्ट्र कर्नाटक में पाई जाती है। अगर मैं आपको सबसे ज्यादा ऊन देने वाली भेड़ को दिखाऊं तो ये आप कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा ऊन देती है। आप देख रहे हैं ये कितनी सारी ऊन इस पे अभी से क्या है, लगी हुई है। ठीक है ना। तो ये मेरिनो भेड़ है। कौन सी भेड़ है, मेरिनो भेड़। इसके साथ ही जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है बकरी पालन। बकरी की भी कुछ नस्लें हैं, प्रमुख नस्लें, जैसे जमुनापुरी, इसे मांस और दूध के लिए पाला जाता है और यूपी के इटावा में मिलेगी। ये आकार में सबसे ज्यादा बड़ी होती है। ये लगभग 1.5 से 2.5 लीटर क्या करती है, प्रतिदिन दूध देती है। एक है बीतल, आपसे पूछ लेगा बीतल किसकी नस्ल है, तो बकरी की है भाई। ये भी दूध और मांस के लिए पाली जाती है और इसका मूल स्थान है पंजाब में। उसके साथ साथ बर्बरी अगर मैं बात करूं तो ये यूपी के अलीगढ़, इटावा और एटा मथुरा क्षेत्र में मिलती है और ये 2 से 2.5 लीटर दूध देती है। बर्बरी ये बकरी की नस्ल है। पश्मीना की बात करूं तो इसका मूल स्थान ये एक बकरी है पश्मीना, ध्यान रखना। और ये स्पेशल ऊन के लिए क्या की जाती है, ऊन के लिए पाली जाती है। ठीक है ना। मुलायम रेशे और गर्म ऊन होती है इसकी। ठीक है ना। पश्मीना भी कहाँ की है, कश्मीर की है, जम्मू। अंगोरा कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर की। ऊन के लिए पालते हैं इसे अंगोरा। और ध्यान रखना जो बकरियां होती हैं उसको गरीबों की गाय बोला जाता है। अगर आपसे पूछे व्यावसायिक तौर पर बकरी का जो पालन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, तो वो जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है। वहीं मैं बात करूं गर्भावस्था साड़ी कि पशुओं की गर्भावस्था काल कितना कितना है, तो दोस्तों गाय का गर्भावस्था जो काल है 280 से 285 दिन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वहीं मैं भैंस की बात करूं तो 300 से 310 दिन भैंस का गर्भावस्था का क्या होता है, काल होता है। इतने दिन में भैंस बच्चे तैयार करती है। और वहीं बकरी की बात करूं तो 151 दिन, मतलब गाय से आधा। भेड़ की बात करूं तो 150 दिन, और सुअर की बात करूं तो 154 दिन उसका गर्भावस्था काल होता है।
पशुओं के उम्र के निर्धारण के लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं, ध्यान रखना पूछ लेता है। एक तो सींग के छल्ले देख करके और एक दांत देख करके। ये माना जाता है शुरुआत में 2 वर्ष बाद छल्ला आता है, फिर 1 वर्ष बाद छल्ले आते हैं। तो इस आधार पर पशुओं की एज को निर्धारित कर लिया जाता है। वही मैं पशुओं के कुछ रोग की बात करूं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो खुरपका और मुंहपका वायरस की वजह से होता है, और ये जितने भी पालतू पशु हैं सब में खुरपका और मुंहपका मिलता है। वहीं पोकनी रोग की बात करूं तो ये वायरस से होता है, ये गाय भैंस और सूअर में देखने को मिलता है। वहीं मैं गलघोंटू की बात करूं तो ये जीवाणु बैक्टीरिया से होता है, और ये गाय भैंस भेड़ और बकरी में देखने को मिलता है, ठीक है ना, ये गाय और भैंस में देखने को मिलता है। वहीं मैं गिल्टी की बात करूं तो ये जीवाणु से होता है, ये गाय भैंस भेड़ और बकरी में देखने को मिलता है। वहीं मैं लंगड़ा बुखार की बात करूं तो ये भी जीवाणु से होता है और ये गाय भैंस में मिलता है। और वहीं मैं थैनेला की बात करूं, थैनेला रोग, तो थैनेला दोस्तों जीवाणु से होता है और ये सभी पालतू पशुओं में मिलता है। वहीं निमोनिया की बात करूं तो ये भी जीवाणु या बैक्टीरिया से होता है और ये गाय भैंस और बकरी में देखने को मिलता है। कुछ रोग और भी हैं दोस्तों, जैसे चेचक या चिकन पॉक्स, ये वायरस की वजह से होता है, ये गाय भैंस बकरी और भेड़ में देखने को मिलता है। वहीं मैं मिल्क फीचर की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया है। तो मिल्क फीचर जो है वो कैल्शियम की कमी से गाय में देखने को मिलता है। जॉन रोग जो होता है वो जीवाणु से गाय भैंस बकरी भेड़ सूअर में मिलता है। वहीं सेप्रोलेगिरिया की बात करूं तो ये कवक से होता है और ये मछली में देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं गिलराट की बात करूं तो ये कवक से होता है और ये मछली में देखने को मिलता है। वहीं मैं पंख पूंछ व सड़न की बात करूं तो ये जीवाणु से और ये गाय भैंस बकरी और सूअर में देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों अगर मैं संक्रमण पात की बात करूं तो ये जीवाणु से होता है, गाय भैंस बकरी और सूअर में मिलता है। और अफरा तो आप जानते ही हो, ये दूषित आहार खाने की वजह से अफरा, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, जुगाली मीन्स खाना खाने के बाद मुंह को जो चलाते हैं, भैंस है, बंदर है, इन सब में ये देखने को मिलता है। उसी के साथ कुछ मैं सब इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर रहा हूं, तो राष्ट्रीय पौधा संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो है वो हैदराबाद में है। कहां पे है? हैदराबाद में है। क्या? राष्ट्रीय पौधा संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान। वहीं मैं पौधा संरक्षण और संगरोध एवं भंडारण निदेशालय की बात करूं तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में है। वहीं हम राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये दोस्तों एमपी के जबलपुर शहर में है। उसके बाद लास्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो भैंस पालन के बारे में मैं बात करता हूं, तो उसकी कुछ नस्लें हैं, जैसे मुर्रा भैंस, ये हरियाणा की नस्ल है, भैंस की नस्ल है, याद रखना। वहीं जफराबादी, मैसाना और सूरती, ये गुजरात की नस्लें हैं। वहीं आपसे भदावरी भैंस के बारे में पूछे तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख भैंस की नस्ल है। तो ये इंपोर्टेंट क्लास आपके लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है, इंपोर्टेंट लगती है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आने वाले जो एग्जाम होंगे, चाहे लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे अन्य एग्जाम होंगे जहाँ ग्रामीण विकास आता है, वहाँ 100% क्वेश्चन आपको हमारी क्लासों से ही मिलेंगे। पूरे शोध के साथ ये क्लास आपको दी जा रही है। उम्मीद करता हूँ आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड पर इन क्लास को क्या करिए, शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक और कमेंट भी करवाइए। अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, और डिसलाइक करने का कारण भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।